नमस्कार। पी गुरुस हिंदी में आपका स्वागत है। मैं हूं श्री अय्यर और मेरे साथ आज जुड़ रहे हैं दो वरिष्ठ पत्रकार कह सकते हैं, ऑथर्स कह सकते हैं, सोशल वर्कर्स कह सकते हैं। कम्युनिटी में बहुत ही इनका एक योगदान रहा है और हम बात करेंगे हैदराबाद की एक जो फ्रीडम स्ट्रगल बनी थी। कब से ये हैदराबाद यानी कि जो किंगडम हैदराबाद है, शहर नहीं किंगडम हैदराबाद, ये कहाँ से शुरू हुई, इसकी क्या-क्या इसमें कितने मोड़ थे, ये सब आज बात करेंगे हिंदी में। मैं आप सबसे प्रार्थना करता हूं कि अवश्य लाइक बटन अभी से दबाएं क्योंकि इसमें आप इतने नए चीजों का खुलासा देखेंगे कि आप अरे इतना हुआ क्या हैदराबाद में, इतना आपको ऐसा एक मन में लगेगा क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एक विषय है। और आज हमारे साथ जुड़ रहे हैं डॉक्टर हर्षवर्धन और अलवाला देवेंद्र रेड्डी जी। दोनों को नमस्कार। नमस्ते जी। आज हम कई खुलासे बात करने वाले हैं दोस्तों। पहले हम प्रारंभ करते हैं कि हैदराबाद का ये जो राज्य है, ये कब इस तरह से एक मुस्लिम रूलर्स के नीचे आया था। तो इसके बारे में बात करने के लिए पहले मैं अनुरोध करता हूं हर्षवर्धन जी से, आप प्रारंभ करें और देवेंद्र जी उसके बाद आकर उनका ओपिनियन भी देंगे। ओवर टू यू हर्षवर्धन जी। सभी को सादर नमस्ते। किसी भी राज्य की स्थापना और उसके शासकों की वैचारिक पृष्ठभूमि को समझना बहुत ही आवश्यक होता है। भले ही हैदराबाद का राज्य 1724 में निजाम उल मुल्क आसफ जहां प्रथम द्वारा स्थापित किया गया, लेकिन इसके पहले उसकी पारिवारिक थोड़ी सी हम पृष्ठभूमि इसलिए देखेंगे क्योंकि ये इनका जो परिवार था ये मूलतः समरकंद बुखारा के पास से आया था और इनके दादा को शेख सोहाउद्दीन वर्दी, जो इस्लाम के उस समय के प्रसिद्ध विद्वान थे, उन्होंने पढ़ाया था। उनका नाम था ख्वाजा आबिद और ख्वाजा आबिद खुद को मोहम्मद पैगंबर के ससुर के वंशज समझते थे और यही सोच हमें हैदराबाद की स्थापना करने वाले असफ जहां प्रथम में दिखाई देती है। जैसे कि जब वह औरंगजेब के समय में दक्षिण का सूबेदार बना तो उसके मन में एक स्वतंत्र इस्लामिक स्टेट की भावना जागृत हो गई थी। औरंगजेब के बाद में जो भी शासक आए वह उन शासकों को औरंगजेब की तरह नहीं समझता था, इसलिए इसने बीच में कुछ वर्षों से राजनीति से यह दूर भी रहा। लेकिन बाद में यह जब दक्कन में आया तो यह औरंगजेब की तरह शासन करने वाला एक राज्य बनाना चाहता था। इसकी नींव इसने 1724 में रखी। 1724 से लेके 1948 तक लगभग 225 वर्ष दक्षिण भारत में इस निजामों ने शासन किया। इनके परिवार के अंदर 7 शासक हुए और इनमें अंतिम शासक थे निजाम मीर उस्मान अली। बहुत बहुत धन्यवाद देवेंद्र जी। आपके वंशज बहुत इंटीमेट से इससे कनेक्टेड हैं। आपके दादा परदादा ये सब अलवाल जो कि एक हैदराबाद का एक एरिया है, सबर्ब कह सकते हैं, वहां से हैं आप। तो आप थोड़ा बताएं कि आपको जब आप छोटे से बड़े हो रहे थे तो आपको आपके परदादाओं ने समझाया होगा कि किस तरह से ये जो घटना घटी। मेरे पास थोड़े आंकड़े हैं, मैं भी बताऊंगा क्योंकि ये मेरे पर्सनल एक्सपीरियंसेस हैं। ओवर टू यू देवेंद्र जी। नमस्कार, मैं अलवाला देवेंद्र रेड्डी। हमारे दादाजी का नाम अलवाला बाल रेड्डी है। इज वन ऑफ द अनसंग हीरो ऑफ हैदराबाद लिबरेशन मूवमेंट एंड बहुत ही क्लोजली ही हैज वर्क विद पंडित नरेंद्र जी एंड जिसे हमें लोह पुरुष करते हैं। इनफैक्ट परिस्थिति उन दिनों में कुछ अलग सी थी जो हमको बताया गया था बचपन में कि स्वराज और स्वधर्म के लिए आर्य समाजों ने बहुत सारी बलिदान दिया हुआ इस इलाके में। अगर हम देखें तो ये जो मीर उस्मान अली खान है, फ्रॉम 1925 ऑनवर्ड्स ही स्टार्टेड हैविंग द एम्बिशन। उन्होंने एम्बिशन लेके आए थे कि इस लोग इस्लामिक राज्य बनाए और उनका उस्मानिस्तान के तरफ कदम बढ़ रहे थे। अगर निजाम के निरंकुश पालन पे, उनके दमन नीति पे किसी ने अंकुश लगाया वो था आर्य समाज। कई कार्यकर्ता आर्य समाज के बलिदान दिए हुए, उन्होंने अहिंसा पूर्वक सत्याग्रह किया। उसके बाद जब रजाकार की आगमन हुई तब उन्होंने हिंसा का मात दिया। ये उतने बलिदानों के बाद ही हमको ये हैदराबाद का लिबरेशन मूवमेंट हुआ
मानिए कि एक हवन कुंड के जैसे हो आहुति पहले आर्य समाज कार्यकर्ता नायक ने दिया था, उसके बाद स्टेट कांग्रेस ने थोड़ी भूमिका दिलाई, उसके बाद हिंदू महासभा ने काम किया, जनता जागरूक हुई आर्य समाज के वजह से। वो लोग यहाँ पे आर्य समाज के नायक जो भी लीडर्स यहाँ पे थे, वो हर जगह जाके आर्य समाज की विस्तार करते हुए, धर्म की प्रचार करते हुए एक आर्य समाज मंदिर, एक व्यायामशाला, एक ग्रंथालय को ओपन करते हुए हर एक प्लेसेस में जनता को जागरूक किया फॉर नेशनल कॉन्शियसनेस के लिए। मैं नृपतुंगा में मैंने जूनियर कॉलेज पढ़ी थी, तो मुझे तीन ऐसे जगह हैं वो बिल्कुल मेरे मन में राम की जैसा बैठ गए हैं। एक तो आर्य समाज का मंदिर है, उसके बगल में हनुमान व्यायामशाला है, और एक आर्च रहती थी मेलकोटे की। मेलकोटे जी जो है डॉक्टर मेलकोटे, बीएस मेलकोटे आई थिंक हिज नेम वाज, वह एक निजाम के डॉक्टर थे, और उनके बेटे अभी भी वो जिंदा हैं और मेरे अच्छे मित्र हैं। वो यहाँ पर रहते हैं यूएस में, और आई विल पास ऑन दिस वीडियो टू हिम। तो मैं ये बात कहना चाहता हूँ कि कितने भी लोग हैं, हमने मेरे आयु के लोग हैं, आप सबको ये आर्य समाज जो सुल्तान बाजार का एरिया है, नारायणगुड़ा भी कहते हैं इसको, यहाँ पर आपको सब दिखाई देगा। और ये मेरा मानना है कि अभी भी ये सब जगह हैं। तो हर्षवर्धन जी, आपसे मैं छोटी सी विनती करता हूँ कि देखिए, ये जो स्ट्रगल जो शुरू हुई हैदराबाद की जिस किंगडम में, इसका एक यानी बाल गंगाधर तिलक तो पूछ रहे थे, गणपति बप्पा मौर्य, वह एक चल रहा था मराठा एरिया में, पुणे के अतराफ। तो अब उसको किसी न किसी तरह से अपना कर इसका एक अलग से रुख, लेकिन सनातनी रुख देकर इसकी जो एक प्रक्रिया बनी, यह बनी थी आर्य समाज के द्वारा। तो ये कब ये शुरू हुआ, इसका प्रारंभ कहां से हुआ, आप थोड़ा हमें बताएं कि कब से ये जो एक साइलेंट मूवमेंट जैसी बनी थी। ओवर टू यू जी। जैसे आपने बात की सनातन की, लेकिन सत्य सनातन तो केवल वेद है, और महर्षि दयानंद ने वेद भाष्य करके आर्य समाज की स्थापना करके सब प्राणी मात्र और जगत पे उपकार किया। 1875 में महर्षि दयानंद जी ने मुंबई में आर्य समाज की स्थापना की। इसके तुरंत ही बाद अभी वर्तमान बीड़ जिले के धारूर में 1880 में पहला आर्य समाज निजाम राज्य के अंतर्गत स्थापित किया गया, और इसके बाद 1892 में आर्य समाज सुल्तान बाजार की स्थापना हुई। जैसा कि आपने कहा कि यह सनातन का नया रूप था, स्वाभाविक ही महर्षि दयानंद कहते हैं कि मैं कोई नए पंथ या नए धर्म को नहीं चलाना चाहता, मैं वेदों के सत्य स्वरूप के आधार पर ही अपने धर्म को शुद्ध स्वरूप में रखता हूं। तो आर्य समाज का आगमन हैदराबाद स्टेट में लोगों के लिए आकर्षण का केंद्र इसलिए बना कि आर्य समाज कभी भी किसी जाति पाति को नहीं मानता। तो बहुजन समाज से लेके हर वर्ग आर्य समाज से जुड़ने लगा, क्योंकि सभी को वेदाध्ययन का अधिकार, स्त्रियों को वेदाध्ययन का अधिकार, सभी को यज्ञ करने का अधिकार, सभी को यज्ञोपवीत, हम गले में पहनते हैं 3 धागे का यज्ञोपवीत, यह यज्ञोपवीत सबको पहनने का अधिकार ऋषि दयानंद ने दिया। 1892 का समय देखिए, उस समय हैदराबाद में एक व्यक्ति ऐसे जुड़े जिनका नाम था राय कुंवर बहादुर। वो शुरू में नास्तिक थे, वो आर्य समाज के सत्संगों में आने से आस्तिक बने। ऋषि दयानंद के सिद्धांतों के, वेद के प्रति उनकी गहरी रुचि बढ़ी। नास्तिक व्यक्ति आस्तिक बना, और उस व्यक्ति ने हैदराबाद के दलितों में आर्य समाज का इतना अच्छा प्रसार किया कि निजाम सरकार आर्य समाजी होने के सर्टिफिकेट के आधार पर दलितों को सेना में प्रवेश देने लगी। यह सनातन का एक नया रूप हैदराबाद में आर्य समाज ने सबके सामने प्रस्तुत किया, और लोगों, सभी जाति के लोग इससे कनेक्टेड हो गए, और धीरे धीरे यह आंदोलन अपने विस्तृत रूप में अपने को हैदराबाद में देखने को मिलता है। 1880 से लेके हम जब 1909 तक आएंगे, तब तक हम देखते हैं कि स्त्रियां भी 1907 के आसपास एक आर्य समाज ने स्त्री आर्य समाज भी बनाया। तो स्त्री समाज के माध्यम से उच्च कुल की स्त्रियां जब अपना घर छोड़ के बाहर आके सामाजिक कार्यों में योगदान देने लगी, उनके पीछे सैकड़ों स्त्रियां स्त्री समाज के माध्यम से हैदराबाद के कामों में सहभाग लेने लगी। ये 1907 की बात कर रहा हूं मैं, आज से लगभग 100-102 वर्ष पूर्व की। तो आप सोच सकते हैं कि आर्य समाज ने किस प्रकार से एक नई प्रेरणा लोगों के मन में जगा दी, और समाज को
कुप्रथाओं से, रूढ़ियों से मुक्ति कर दी। तो आर्य समाज के प्रारंभिक काल में हम देखते हैं कि अस्पृश्यता निवारण, जाति प्रथा का निवारण, सबको पठन का अधिकार, सबको यज्ञोपवीत का अधिकार, स्त्री शिक्षा, नारी शिक्षा, इसमें इतना बड़ा अच्छा काम आर्य समाज ने शुरू में किया। इसका परिणाम यह हुआ कि समाज के सभी वर्गों का आर्य समाज को समर्थन मिला। और ऋषि दयानंद के दो परम शिष्य स्वामी गिरानंद जी महाराज और स्वामी आत्मानंद जी हैदराबाद में शुरू में 1892-93 में आए थे। इनके व्याख्यानों का भी बहुत गहरा असर हैदराबाद के लोगों पे हुआ। शुरू के काल में हैदराबाद में जो रूढ़िवादी थे, उनके साथ आर्य समाज के कुछ शास्त्रार्थ भी हुए। उन शास्त्रार्थों के विषय थे कि ईश्वर, जीव और प्रकृति, और दूसरे शास्त्रार्थ का विषय था पशु बलि वेद के विरुद्ध है। तो ऋषि दयानंद ने तो ये पहले सिद्ध कर दिया था, और वैदिक विद्वानों के प्रवचनों ने सामान्य जनों के मन में, इवन रूढ़िवादियों के मन में भी उनकी सोच को बदलने का एक नया अवसर हैदराबाद संस्थान में आर्य समाज के माध्यम से मिला। और इतना ही नहीं, नदी में बाढ़ आने पर आर्य समाज का कार्य, शुरू के समय में प्लेग में आर्य समाज की सेवा, यह जनता भूल नहीं सकी। इसलिए हैदराबाद में एक बहुत बड़ा जनाधार शुरू के समय में आर्य समाज के साथ खड़ा रहा। क्योंकि हिंदू महासभा तो हम देखते हैं 1923 में हैदराबाद में आई, 1880 में आर्य समाज आया। उसके पहले एक बहुत बड़ी पार्श्वभूमि आर्य समाज ने हैदराबाद स्वाधीनता के लिए खड़ी कर दी थी, और लोगों की यह प्रेरणा और सत्य सनातन धर्म के प्रति रुचि ही उनको अपना धर्म बचाने की प्रेरणा देने वाली निश्चित साबित हुई थी। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी। मैं समझता हूं कि आज की तारीख में एक और स्वामी दयानंद सरस्वती की जरूरत है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि एक अलायंस जो बनी है आप हाल ही में, तो ये तो भारत को तोड़ना चाहती है कई कास्ट के लाइंस पे और कई लाइनों से। तो यह एक आज की एक तारीख में एक और स्वामी दयानंद अगर प्रस्तुत होंगे तो बहुत अच्छा होगा। मैं अब देवेंद्र जी से एक विनती करता हूँ। देवेंद्र जी, आपके परिवार सदस्य भी आर्य समाज में बहुत से इन्वॉल्व थे, और आप एक ग्रैंडफादर जो कि बहुत ही इसमें एक्टिव थे। थोड़ा आप समझाएं हमारे दर्शकों के लिए क्या माहौल था वहां पर, किस तरह से कितने इनको प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ा, क्योंकि रजाकार मूवमेंट था लेकिन उतना अग्रेसिव नहीं था पहले, है कि नहीं? हाँ जी, अगर आप देखते हैं तो हर्षवर्धन जी जो बोलने के बाद हुआ था ना, चर्चा होती, अगर यहाँ पे 1928-29 ऑनवर्ड्स यहाँ पे जब इस्लाम स्टेट की तरफ जब उन्होंने कदम बढ़ाए थे, वहीं से शुरुआत हुआ। सो हमारे पास जो हैदराबाद स्टेट है, इनफैक्ट हैदराबाद का इतिहास ये बहुत दौर्भाग्य है कि उसे दबाया गया, उसे भुलाने की बहुत सारी कोशिश की गई। लेकिन उस जमाने में यहाँ के लोग ना बहुत सारे तकलीफ उठाए, क्योंकि वो लोग धर्मांतर करने के लिए एक फरमान लेके आए थे, उसको नाम सर्कुलर नंबर 53 गश्ती निशान 53 बोलते हैं। यहाँ पर बहादुर यार जंग बोल के एक बंदा आया था जो MIM को रिवाइव किया था। एक्चुअली MIM वाज फॉर्म्ड इन 1920s, बट उन्होंने जब आए थे तब उसको रिवाइव करके ऑफिशियली तबलीग का फरमान लेके आके यहाँ पे मतांतर करना शुरू कर दिया। यहाँ पे उन जमाने में डायनेमिक्स यहाँ के अलग थे। हिंदू यहाँ पे 85% थे और वो लोग माइनॉरिटी में थे, बट स्टिल टू गेट द मेजॉरिटी द लीस्ट रेशन पार्ट शॉर्टकट वाज टू कन्वर्ट द पीपल। जैसे हम लोग यहाँ पे जाति के ऊपर डिवाइड थे, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली यहाँ का समाज डिवाइडेड था ऑन बेसिस ऑफ बॉन्डेड लेबर, जो हम बेटी चाकरी तेलुगु में बोलते हैं, वैसा बॉन्डेड लेबर पे डिवाइड था। और उन लोगों को इंसेंटिव था कि अगर आप धर्मांतर होकर इस तरफ आते तो आपको टैक्स इंटेंसिव भी मिल सकते हैं। तो परिस्थिति ऐसी थी कि गांव में घर का प्रमुख इस्लाम को एम्ब्रेस करता था, लेकिन घर वाले पूरे हिंदू थे। वैसे अलग अलग सिचुएशन से यहाँ पे एक गांव को पूरा मतांतर कर दिया था। तो ये सिचुएशन में पंडित नरेंद्र जी और उनके साथी हमारे ग्रैंडफादर अलवाला बाल रेड्डी, ये सब लोग हर जगह जाके गायत्री मंत्र का सबको पाठ पढ़ा के, वैदिक धर्म की उनको सबको जगा के, तभी सभी लोगों को फिर शुद्धि करके, यानी प्यूरिफिकेशन। महर्षि दयानंद सरस्वती अगर हिंदू समाज को एक टूल दिया, देयर इज वन ऑफ द बिगेस्ट टूल कॉल्ड एज शुद्धि, प्यूरिफिकेशन। आज के जमाने में उसको घर वापसी कहते हैं। सो वो टूल को यूज करके यहाँ का धर्म को बचाने का काम आर्य समाज के नेता पंडित नरेंद्र जी, विद्यालंकर जी,
बहुत सारे लोग यहाँ पे अपने जान को हथेली में रख के काम किया। इनफैक्ट इफ यू लुक एट द टॉलेस्ट लीडर्स फ्रॉम आर्य समाज, स्वामी श्रद्धानंद हो, पंडित लेखराम हो, सभी लोगों ने बलिदान दिया था हिंदू धर्म के लिए। और यहाँ के लोगों को मालूम था कि अगर मैं आर्य समाज के प्रत में लेके, अगर मैं सच्चाई के लिए और यहाँ के लोगों के स्वधर्म और स्वराज के लिए मैं अगर लड़ूंगा, तो उसका मतलब होगा कि इधर मैं जेल में रहूंगा या मुझे मृत्यु प्राप्त होगी। फिर भी उसको ये लोग स्वीकार करके, यहाँ के लोग जो पीड़ित थे उनके तरफ ठहर के, उनको यहाँ के लिए स्वराज दिलाने के लिए और स्वधर्म के लिए फाइट किया था आर्य समाज ने। यहाँ के पंडित नरेंद्र जी को मुन्ननूर बोल के एक जेल रहता है, उसको बहुत सारे कम लोगों को मालूम है, यहाँ पे काला पानी बोलते, तेलंगाना काला। सो इट इज देयर इन मुन्ननूर, महबूबनगर डिस्ट्रिक्ट। उनको वहां पे जेल में बंद किया गया था, 3.5 साल का कारागार वास हुआ था। जब यहाँ पे सत्याग्रह हुआ था 1938 में अक्टूबर में, बहुत सारे कम लोग मालूम है, वो इतना बड़ा सत्याग्रह था कि पूरे भारत देश से आर्य समाज के नायक यहाँ पे आके, कार्यकर्ता आएंगे, यहाँ पे अहिंसा पद्धति में निजाम को बेंड किया कि यू नीड टू पुल बैक दैट जियो नंबर 53। तो पूरा अहिंसा था, ना कोई हथियार था, ना कोई तलवार था। इनफैक्ट निजाम के अत्याचार इन आर्य समाज में जेल के अंदर भी थे, जेल के भीतर भी थे, और जेल भी इनके लिए बस नहीं हो रहे थे। एंड मेनी पीपल लॉस्ट देयर लाइफ। बहुत सारे आर्य समाज ने अपनी जान की बलिदान किया फॉर सेक ऑफ पीपल ऑफ दिस पार्ट ऑफ हैदराबाद स्टेट। एंड दिस इज अनफॉर्चुनेट। ये तो बहुत ही कि हम कह सकते हैं, ये इतिहास हैदराबाद की ये घटनाओं को सब लोग बुलाए गए। रजाकार तो 1944 में है, बट तब तक भी यहाँ के लोगों के लिए सिविल राइट्स नहीं थे। आप लोग अपने घर के ऊपर झंडा नहीं फहरा सकते। हिंदू है तो आप अपना फेस्टिवल को पोस्टपोन करना पड़ेगा। अगर आप हिंदू है तो हवन नहीं कर सकते, आप रिलीजियस प्रोसेशन नहीं ले सकते। ये पूरा सर्किल नंबर 53 में था। उसके अगेंस्ट आर्य समाज ने एक अहिंसा तक में लगभग 2 साल तक यहाँ पे सत्याग्रह किया था। इनफैक्ट हमारे दादाजी बाल रेड्डी जी, उन्होंने एक सत्याग्रह किया था बेगम बाजार में। गंगाराम वानप्रस्थी भी वहीं पे थे। इनफैक्ट सीआईडी सिस्टम निजाम की बहुत अच्छी थी वो टाइम में। एक आर्य समाज लीडर के ऊपर 2-2, 3-3 सीआईडी थी, पर सब लोगों को एवॉइड करते वो लोग यहाँ के लोगों को जागरूक करते हुए वहां पे सत्याग्रह किया और अपने आप को खुद अरेस्ट करवाया। एंड दादाजी वहां पे एक आर्य समाज का एक आर्यन डिफेंस लीग बोलते हैं, आर्य रक्षा समिति, उसमें बहुत ही महत्वपूर्ण काम किए थे। फिर बाद में आर्यवीर दल बोल के उसको एस्टैब्लिश किए थे, उसमें भी उन्हें लिए थे। उसके बाद जब रजाकार आए, तब यहाँ पे हिंसा के दौर लेते हुए उन्होंने बॉम्ब मैन्युफैक्चरिंग करना शुरू किए थे। सो बॉम्ब मैन्युफैक्चर करते हुए, जैसे पंडित नरेंद्र जी कहा कि हर एक आर्य समाजी को ये यहाँ के लोगों को बचाने के लिए हमें हथियार उठाना पड़ेगा। हमें कोई और द्वारा नहीं है, हमें कोई और रास्ता भी नहीं है, हमें हथियार ही उठाना पड़ेगा टू रेजिस्ट अगेंस्ट रजाकार। वही टाइम में आर्य समाज ने हिंसा का मार्ग लिया। तब तक तो पूरा हिंसा के मार्ग में चल रहे थे। तो जब ग्रैंडफादर को अरेस्ट किया था गुंडलापोचमपल्ली विलेज में, उनके साथ 63 बॉम्ब्स भी पकड़े गए थे। उन्होंने 20 अगस्त में अरेस्ट हुए थे। उसके बाद 4-5 महीने के 20 अगस्त विच ईयर? 1947। अच्छा, 5 दिन के बाद, इंडिया के इंडिपेंडेंस के 5 दिन के बाद। तब तो सिर्फ तब भी फिर निजाम का किंगडम तो था, निजाम का किंगडम नहीं था। एंड अय्यर जी, बहुत सारे लोग ये समझते कि हैदराबाद में तिरंगा फैला हुआ 1947 में। आज जो लीडर बोलते हैं ना, किसी को मालूम ही नहीं था। इट वाज नॉट एट ऑल अलाउड। 1947 में आसिफ जाई का फ्लैग कासिम रजवी ने अपने यहाँ पे मोजांजिया मार्केट में उड़ाया था। यहाँ पे तिरंगा वाज, इट वाज बैंड। September 2nd इट वाज सेलिब्रेटेड एज ए नेशनल फ्लैग डे। उस दिन अपने वरंगल के पास 22 people died for this hosting the flag. This is not recorded. And बैरानपल्ली बाद में होता, जब अगस्त 20 में 1948 में होता। एंड अपने दादाजी जब वो बॉम्ब्स के साथ मैन्युफैक्चर किए थे, उनको बहुत टॉर्चर किया गया था जेल में। इनफैक्ट माय ग्रैंडमदर वेंट इनटू डिप्रेशन आफ्टर सीइंग ऑल द थिंग्स। हम लोगों को हमारा घर जला गया था। They could not get that आश्रय कहीं नहीं मिला था। And then what happened? पंडित नरेंद्र जेल गए थे to see these people,
एंड जब उन्होंने बताया था कि यहाँ पे क्या हो रहा है, उन्होंने बताया कि बालरेड्डी जी को मैं बहुत सालों से जानता हूँ, नारायण राव को भी जानता हूँ। नारायण राव पवार उनके साथी ने December 4 उन्होंने भी बॉम्ब फेंका, क्योंकि यहाँ पे परिस्थिति बहुत अलग थी। एंड बहुत सारे लोग ये भी नहीं मालूम कि यहाँ के हिंदू इंडिया में इमिग्रेट हो गए और बाहर के जो मुस्लिम से इंडिया में बुलाए गए टू इंक्रीज द नाइजाम के पॉपुलेशन हैदराबाद में बुलाए गए। हाँ, कोई एक पॉपुलेशन एक्सचेंज जैसा हो गया, लेकिन एक्सचेंज नहीं हुआ, माइग्रेशन हुआ। यहाँ के लोग घर से, कौस से अपने आप को बचाने के लिए, अपनी औरतों को बचाने के लिए, अपनी आत्मरक्षा के लिए यहाँ से लोग चले गए। ओके, वहां के लोग यहाँ पे लेकर आए कि वो लोग यहाँ पे हिंसा फैला दिए, यहाँ के लोगों को भगा दिया जाए, so that they can increase their population. And it is written in K. Munshi's book. I'm not talking verbally, it has been written in the books. There are a lot of references for this facts what is discussed. And किसी को मालूम नहीं, even the new places जैसे बारकस बोलते हैं, ये बोलते हैं, पूरे लोग वहीं से आए चलो गए। देखिए, आप जो ये कह रहे हैं ना, ये सब मोहल्ले आजकल, पहले एक जमाना था जब मैं पढ़ रहा था, मेरी पढ़ाई हुई पत्थरघट्टी में, वो जो कि चार मीनार से बिल्कुल बगल में है। तो तब एक पॉपुलेशन कुछ 55% हिंदू था ओल्ड सिटी में और 45% मुस्लिम था। आज मैं सुन रहा हूं कि ये बहुत ही बदल गया है। वेरी सैड, बट जो हुआ सो हो गया। उसके बारे में आज हम बात नहीं करेंगे, किसी और दिन बात करेंगे। बट मैं हमारे दर्शकों को एक हाँ, प्लीज go ahead. And I'll come to you, Harshvardhan ji, after that. People are aware that Kashmir Pandits have left Kashmir and came to India or different parts of country. But यहाँ के लोगों को मालूम नहीं कि ओल्ड सिटी हैदराबाद से कितने लोग वहाँ के घर छोड़ के 90s में वहां से छोड़ के बाहर न्यू सिटी को आ गए। You know, if you look at the stats, the data, it will be, it will be a lot of astonishing facts will come out. How many people have left their hometowns in old city and came to new city? Yeah, please. देवेंद्र जी, मैं हमारे प्रेक्षकों को अनुरोध करता हूं कि आप मेरी एक इंटरव्यू है MVR शास्त्री, जो कि एक बहुत वरिष्ठ जर्नलिस्ट हैं। इन्होंने ये जो लास्ट ग्रेटर हैदराबाद म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन पोल्स जब खत्म हुए थे, उसके बाद हमने एक हैंगआउट किया था, तो उन्होंने एक बात किया था कि एक डेटा पॉइंट दिया था। उन्होंने दिया था कि अगर आप लैंड रजिस्ट्री रिकॉर्ड देखेंगे ओल्ड हैदराबाद में, तो बेचने वाला एक जात का, एक समूह का है, खरीदने वाला एक और समूह का है, और किस तरह से इनको मेंटली टॉर्चर किया गया ये भी उन्होंने बताया था। तो ये सब बातें सामने आएंगे, ये कहीं नहीं जाने वाले हैं। देवेंद्र जी, आई विल ब्रिंग यू बैक, एक और बार हम इसके बारे में बात करेंगे, क्योंकि जो हुआ है, जो हो रहा है, ये दिस हैज टू स्टॉप। इतना ही मेरे। अब हर्षवर्धन जी, आप कुछ कहने वाले थे, ओवर टू यू। देखिए, अगर हमने जैसे बात की प्रारंभिक कार्यों की, तो हमें थोड़ा कालानुक्रम से अगर हम देखें तो हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन में टर्निंग पॉइंट कब आता है, तो निजाम मीर उस्मान अली के सत्ता में आने के बाद आता है। 1911 हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन सही मायने में यहीं से शुरू होता है। किस दृष्टि से? अगर निजाम मीर उस्मान अली की हम बात करेंगे तो वह एक जनान खाने में रहने वाली अमतुज जोहरा बेगम से उत्पन्न निजाम की अनौरस संतति था। निजाम की अनौरस संतति था, और उसकी जो माँ थी अमतुज जोहरा बेगम, वो पहले हिंदू रह चुकी थी और वो जैनान खाने में पैदा हुआ था। जब यह सत्ता में आया तो यह षड्यंत्र के माध्यम से सत्ता में आया था, क्योंकि इसके पिता ने भी इसको कुछ समय के लिए निगरानी में रखा था। जैसे ही यह सत्ता में आया, इसके विचारों को देखिए। अपने पिता के जनान खाने में जो 200 औरतें थी, उनमें से सुंदर सुंदर रानियों को छांट के इसने अपने जनान खाने में रख लिया। ऑपरेशन पोलो के बाद जब इसके जनान खाने के ड्रेनेज सिस्टम को खोला गया, तो उसमें कई कंकालों की इसमें प्राप्ति हुई थी। जैसे मैंने कहा कि मीर उस्मान अली का सत्ता में आना हैदराबाद में एक टर्निंग पॉइंट है। किस दृष्टि से? इस मीर उस्मान अली की पढ़ाई लिखाई सभी पूरी अलीगढ़ में हुई थी। आज अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी पहले भी और आज भी भारत में अलगाववाद का, अलिप्ततावाद का, कट्टरतावाद का गढ़ रह चुकी थी। यह जैसे ही अलीगढ़ से पढ़कर सत्ता में आया, तो इसने एक इस्लाम का सर्कल अपने सत्ता में बनाना शुरू किया।
क्योंकि एक विजन को लेकर ये चलता है। दार उल हर्ब को दार उल इस्लाम बनाने की योजना को लेकर बहुत ही सुनियोजित तरीके से 1911 में ये चलने लगता है। इसका स्वप्न ही था, एक दीन का कट्टर इस्लामिक स्टेट इसको बनाना था। इसकी कुछ कविताएं मैं आपके सामने प्रस्तुत करता हूं, उससे आपको अंदाजा आ जाएगा। जब इसने हिंदू प्रधानमंत्री महाराजा किशन प्रसाद को हटाया था, तब इसने एक कविता लिखी थी। वो कहता है, तू किशन प्रसाद है, तू किशन प्रसाद है, मैं खुदा पर शाद हूँ, दीन का उस्मान हूँ, कुफ्र का जल्लाद हूँ। अरबी भाषा में उस्मान शब्द का अर्थ होता है अजगर, सांप या सांप का बच्चा। मैं क्या करूंगा, दीन का उस्मान बनकर, अजगर बनकर बहुसंख्य हिंदुओं को निगल जाऊंगा। उसकी दूसरी एक कविता सत्याग्रह से पूर्व रहबरे दक्कन में आई थी। वो लिखता है, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, बंद नाकूस हुआ सुन के नदाए तकबीर, जल जला आ ही गय सिलसिलाए जुन्नार पे भी। हम गले में जो 3 धागों का यज्जो पवित्र पहनते हैं, उसको कटाक्ष करके निजाम कहता है, मुसलमानों के अल्लाह अकबर के जो जयकारे हैं, उससे हिंदुओं का हृदय ऐसे दहल उठा कि उनके गले में जो यज्जो पवित्र है उस कंपन से हिलने लगा। 2-3 दिन पहले ही पंडित गंगा प्रसाद उपाध्याय जी की जयंती हुई थी, बड़े दार्शनिक विद्वान थे आर्य समाज के। इस कविता का जवाब गंगा प्रसाद जी ने उस समय दिया था। वो कहते हैं, देखिए ध्यान से सुनिए, 3 धागे थे फकत सूत के कच्चे लेकिन, 3 धागे थे फकत सूत के कच्चे लेकिन, बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी, बाजी जुन्नार ने ली हैदरी तलवार पे भी। निजाम अपने समाचार पत्रों से, रहबरे दक्कन, सुबह दक्कन, अल आजम, ये निजाम के चाटुकार समाचार पत्र थे। इसके मूल अंक मेरे पास आज भी हैं और उसकी संख्या 2000 पेजेस से अधिक है मेरे पास। मैंने उसको सभी को अनुवादित किया। अपने मुखपत्रों के माध्यम से वो प्रजा को धमकाता था और उस समय प्रजा को आंसर देने का केवल साहस आर्य समाज ने दिया। यह हर स्कूल में एक गीत बच्चों से गवा के लेता था। वो गीत मैं आपको प्रस्तुत करता हूं। सुराग आखिर को मिल ही जाएगा, सुराग आखिर को मिल ही जाएगा, याराने राफता का, गनीमत है जो अब तक है बाकी, निशा कारवा बाकी, सलातीन सलफ सब हो गए, नजरे अजल उस्मान, मुसलमानों का तेरी सुल्तनत से है निशा बाकी। ये मुसलमान लोग भी गाते थे और स्कूलों में ही गवाया जाता था। बच्चों से और एक प्रार्थना निजाम अपने राज्य में करवाता था। वो कहता है, ता अब्द खाल के आलम यह रियासत रखे, ता अब्द खाल के आलम यह रियासत रखे, तुझको उस्मान बसत अजलाल सलामत रखे। हर बच्चे, हिंदू बच्चे को आसफ जाही स्टेट के लिए प्रार्थना करनी पड़ती थी। और इसकी इस्लामिक दृष्टि आप देखिए, अलीगढ़ से पढ़ के आने के बाद इसने जितने भी लोग अलीगढ़ से पढ़ के आए थे उन सभी को हैदराबाद संस्थान में उच्च पदों पर नियुक्त किया। यह खुद को सानी औरंगजेब समझता था, यानी औरंगजेब की प्रतिकृति समझता था। इस निजाम मीर उस्मान अली ने, औरंगजेब ने अपने बच्चों के जो नाम रखे थे वो सभी नाम अपने बच्चों के रखे और खुद को सानी औरंगजेब कहलाता था। इसको खलीफा बनने के सपने आने लगे थे और इसने अपने बेटे का विवाह तुर्कस्तान के खलीफा के बेटी नीलोफर से किया। अब देखिए कितने गहरे षड्यंत्र को लेकर के हैदराबाद राज्य में चल रहा था। और इसने शिक्षा का माध्यम उर्दू बनाया। अब हैदराबाद स्टेट का आप अगर मैप देखोगे, हमारा मराठी भाषिक प्रदेश, कर्नाटक का कानड़ी भाषिक प्रदेश, आंध्र प्रदेश का तेलुगु भाषिक प्रदेश, उर्दू यहाँ किसी की कोई मातृभाषा थी ही नहीं। जबरदस्ती से उसने राज्य की सभी प्रजा को उर्दू भाषा में सीखने को लिए बाध्य किया। उसने उस्मानिया यूनिवर्सिटी बनाई। उस यूनिवर्सिटी के मैं वहां का ग्रेजुएट हूँ हर्षवर्धन जी, मैं वहां का ग्रेजुएट हूँ। मैं ये आप यूनिवर्सिटी के अब्दुल लतीफ ने 1920 में पाकिस्तान योजना बनाई थी। आप जानते हैं कि नहीं मुझे पता नहीं। पाकिस्तान योजना का जन्मदाता अब्दुल लतीफ ही था, उस्मानिया यूनिवर्सिटी का था। आप हैदराबाद स्वाधीनता आंदोलन के लिए इन विचारों को देखिए। अगर शासक के विचार ही इस्लामिक स्टेट बनाने के हैं
हिंदू प्रजा 85% है राज्य में। हमारे हिंदुओं से उस राज्य का पूरा इनकम आता है और यह वह इनकम कहाँ दे रहा है? फिलिस्तीन के लोगों को दे रहा है। आज भी देखिए भारत में हम इतने हमारे प्रधानमंत्री इतने सफलता के साथ राज्य को चला रहे हैं, लेकिन थोड़ी सी गलती हो गई तो दिल्ली में लोग धरने पे बैठ जाते हैं। अरे हैदराबाद के हिंदुओं पे हुए अन्याय अत्याचारों को देखो, इस्लाम के प्रति कैसा इनका रवैया था, तो आपको पता चलेगा कि वास्तव में क्या है इन शासकों का असली रूप। आपको जानना होगा इस्लाम की सोच में ही ये है। मैं आने वाले इस बिंदुओं में इसको कवर करूंगा, तो वो इसको लेके चला था और वो इतने व्यापक और सुनियोजित तरीके से चल रहा था कि आज के समाजवादी लोग जितने भी व्याख्यान देंगे कभी हिंदू महासभा और आर्य समाज का नाम नहीं लेंगे, वो केवल कांग्रेस का लेंगे। देखिए ध्यान से उनके भाषणों को सुनिए। हिंदू महासभा का, आर्य समाज का इतिहास जानबूझकर इसलिए छुपाया गया क्योंकि हम धर्म को मानने वाले हैं, हम अपने धर्म की बात नहीं कर सकते और इसके लिए गांधी उतने अपराधी है। भारत में महात्मा गांधी ने सबसे पहले इस्लामी तुष्टीकरण की शुरुआत की और भारत के लिए ये अभिशाप आज तक हमारे लिए नासुर बना हुआ है। क्यों? भारत वो महात्मा गांधी कहते थे, मुझे ना अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी भारत का पहला राष्ट्रीय विश्वविद्यालय दिखता है। क्यों? गुरुकुल कांगड़ी 1900 में स्थापित हुआ, राष्ट्रभाषा हिंदी में पढ़ाने लगा, पाठ्य पुस्तकें हिंदी में तैयार की, स्वामी श्रद्धानंद जी ने गुरुकुल बनाया और आज तक यह देश में स्वदेशी का शिक्षण दे रहा है। क्यों? आपको वो पहला विश्वविद्यालय नहीं दिखता? महात्मा गांधी की दूसरी गलती थी कि उन्होंने भारत में खिलाफत आंदोलन बेवजह खड़ा किया। इसका परिणाम हैदराबाद पे भी हुआ। खिलाफत से हमारा कोई संबंध नहीं था, उस देश के लोगों को ही खलीफा की जरूरत नहीं थी, तो कमाल पाशा का सत्ता में आना और खलीफा का देश छोड़ के भाग जाना। अब उस देश के लोगों को खलीफा नहीं चाहिए तो गांधी बैठ गए और गांधी ने एक गीत गवाया हिंदुओं से उस समय में। क्या कहते थे? कहती है अम्मा शौकत की, जान दे बेटा खिलाफत में। अब हिंदू क्यों दे खिलाफत में जान भाई? इससे स्वराज्य का प्रश्न पीछे छूट गया और मुसलमानों के मन में इस भावना को दृढ़ किया गया कि तुम तो शासक हो, तुम तो शासक हो और हिंदू शासित है। इससे अलगाववाद को बल मिला और इसकी प्रतिक्रिया निजाम को खलीफा बनने के सपने आने लगे और वो सुनियोजित तरीके से हैदराबाद में चलने लगा। अभी आगे के पॉइंट्स में इसको और मैं विस्तार से कवर करूंगा। और टू यू सर। हाँ, थैंक यू सो मच हर्षवर्धन जी। थोड़ा वक्त बहुत तेजी से निकल रहा है, लेकिन हम आज इतने नए खुलासे सुन रहे हैं तो मैं तो रोंचे खड़े हो रहे हैं मेरे बदन पर। अब एक छोटी सी क्वेश्चन थी मेरे मन में, देवेंद्र जी से पूछता हूँ, क्या ये नीलोफर हॉस्पिटल जो है आजकल हैदराबाद में, ये उसी के नाम पे स्थापित की गई? यस, ट्रू, उनके नाम से वही है और हाँ वही है, उनके नाम से ही है। देवेंद्र जी, अब हम क्रिटिकल मोड पर आ रहे हैं। 1938 में सत्याग्रह हुआ, लोगों का जागरण हुआ, उसके बाद थोड़े बहुत से अभी फाइट्स एंड थिंग्स स्टार्टेड हैपनिंग। एक मिनट, मैं आऊंगा आपके पास हर्षवर्धन जी। तो अब 1938 से 1940 यानी कि क्लाइमैक्स की तरफ हम जा रहे हैं, तो आप इसका थोड़ा हमें एक वर्णन दीजिए कि किस तरह से चला। मैं सब प्रेक्षकों को एक विनती करता हूं, आप अवश्य पूर्व प्रधानमंत्री जी पीवी नरसिम्हा राव का एक किताब है द इनसाइडर, इसको अवश्य पढ़िएगा, क्योंकि वह उसमें वे कहते हैं किस तरह से उन्होंने भी फ्रीडम स्ट्रगल किया है, छिप के यहाँ वहां। ही यूज्ड टू बी ऑलवेज इन ये महाराष्ट्र आंध्रा बॉर्डर, वहीं पर यहाँ से वहां जाते थे, वहां से यहाँ आते थे, इस तरह के। तो ये भी आप समझ सकते हैं कि क्या क्या हुआ वहां पर। देवेंद्र जी, ओवर टू यू। थोड़ा आप इसका लेट्स टेक इट टू द लास्ट 10 years एंड आई विल कम बैक टू हर्षवर्धन जी इन जस्ट वन मोमेंट। इन फैक्ट हर्षवर्धन जी बहुत सारे नए चीज बता रहे। कविता तो मुझे मालूम था, लेकिन बहुत सारे चीज बता रहे उन्होंने। हाँ, यहाँ पे 38-39 के बाद इनफैक्ट जैसे हम लोग बात कर रहे थे बहादुर याजन की, उन्होंने भी आर्य समाज की बहुत ही प्रशंसा की थी कि वो लोग इतना रेसिस्ट किए थे। और मेरे पास आर्य समाज के जैसे कार्यकर्ता नायक होते तो मैं कभी का अपना ऑब्जेक्टिव मीट कर सकता था। एंड उसके बाद एक इंस्टेंस से 42 में यहाँ पर भी क्विट इंडिया मूवमेंट है, यहाँ पर भी लोग पार्टिसिपेट किए थे क्विट इंडिया मूवमेंट। आई एम टॉकिंग व्हाई पीपल वर सो नॉन वायलेंट इन दिस पार्ट ऑफ तेलंगाना व्हेन दे आर अप्रोचिंग दैट वी आर
फॉलोइंग द नॉन वायलेंस पार्ट। एंड यहाँ पे गणेश उत्सव भी होते थे। सभी लोग समझते हैं कि हैदराबाद में गणेश उत्सव आफ्टर लिबरेशन स्टार्ट हुआ, लेकिन वैसा नहीं। जब बाल गंगाधर जी ने कॉल किया था गणेश उत्सव को, उसके बाद 1-2 साल के बाद ही हैदराबाद में शालीबंडा में गणेश उत्सव स्टार्ट हुए थे। एंड आर्य समाज के लोग मूर्ति पूजा तो नहीं करते, लेकिन हिंदुओं के लिए खड़े हुए थे लोग, और एवरी अपॉर्चुनिटी, ऐसे अपॉर्चुनिटी यूज करके हुए दे यूज्ड टू जागरूक करते थे लोगों को, एंड दे यूज्ड टू टॉक अबाउट व्हाट आर द अट्रॉसिटीज निजाम इज डूइंग ऑन पीपल ऑफ हैदराबाद। वो टाइम में दादाजी वहां पे एक बार 1942 में अरेस्ट हुए थे। उसके बाद वंदे मातरम रामचंद्र राव जी भी, उन्होंने भी क्विट इंडिया मूवमेंट अरेस्ट हुए थे। उनका नाम एक्चुअली वंदे मातरम क्यों लगाया था सबकी तो मालूम है कि उनको लाठी से मारा गया था जेल में। तब उनके बाद जब भी लाठी गिरता था तब वो वंदे मातरम का स्लोगन लेते थे, तब नारा लेते थे, देन ही गॉट द नेम ऑफ वंदे मातरम। So there are many unsung heroes of this part of the place who have played a crucial role. स्टेट कांग्रेस ने भी अपना रोल प्ले किया था, बट बहुत साल तक स्टेट कांग्रेस यहाँ पे बैन हुआ था बिकॉज ऑफ वेरियस रीजंस। इनफैक्ट 38 में वो लोग भी आके सत्याग्रह में पार्टिसिपेट करने वाले थे, लेकिन महात्मा गांधी ने कहा कि दिस इज अ रिलीजियस मूवमेंट, लेट अस कम आउट ऑफ इट। तो उसके बाद वो लोग ड्रॉप हो गए थे। एंड देन आफ्टर 42-44 में आई थिंक बहादुर यार जंग की जब उनकी मृत्यु हुई थी, इट्स सस्पिशियस बेस। एंड अगर निजाम ने किसी की अस्थि को कंधा दिया तो दैट वाज बहादुर यार जंग, यहाँ तक बोला जाता है। एंड उसके बाद रजाकार की एंट्री हुई। दैट वाज द बिगेस्ट टर्मोइल वेयर इट स्टार्टेड seeing that atrocities at different level in Hyderabad state. We're talking about Hyderabad city नहीं, Hyderabad state itself. So 3 जिलों में communists started fighting for the rights of the people जो bonded labor के against fight कर रहे थे. There were only 3 or 4 districts. Hyderabad, as Arshadni was talking, we used to have Maharashtra, Karnataka and entire Telangana. तो यहाँ के बहुत सारे population they were not participating in that peasants movement, so-called peasants movement. ये जो आर्य समाज ने जो 1938 में जो जागरूकता जो किया था उन्होंने यहाँ के लोगों में in terms of bringing the Vyamshalas, libraries and mandis and all those things, it was able to use this platform to build a resistance against the Razakars. So these things have happened and Razakars have attacked many places. In fact, जो मोपला में हुआ था इसका रिकॉर्ड ब्रिटिशर्स के पास अभी अपने को मिलता, और कोई पीएचडी करना चाहते तो they can get the records of what has happened in Mopla in 1921 after Khilafat movement. What Harshvardhan is saying, he missed one point. स्वामी श्रद्धानंद जी जो शुद्धि मूवमेंट लार्ज स्केल में मोपला में किए थे, उनकी हत्या की गई थी और उसका नाम था अब्दुल रशीद। अब्दुल रशीद को कोर्ट में फंड किया था ब्रिटिश कोर्ट में, दैट वाज निजाम फ्रॉम हैदराबाद। सो फॉर एवरीथिंग देयर इज कनेक्शन ऑफ हैदराबाद आल्सो फॉर दैट पार्ट। सो यहाँ पे जब ये सब कुछ हो रहा था, इट इज मोस्ट ऑफ पीपल आर नॉट इवन अवेयर ऑफ दिस थिंग्स कि स्वामी श्रद्धानंद है कौन, ये अब्दुल रशीद है कौन, निजाम को क्या लेना है। So ये सब कुछ हो रहा था एंड इनफैक्ट निजाम has used religion as a tool to be in power. जैसे नो we see that power centers has been created. He has created those power centers and unfortunately they were out of his control at one stage. Even बहादुर यार जंग ने भी बोला था कि हमने जो भी कर रहे थे इस्लाम स्टेट के लिए कर रहे थे, it's not for king. So he became bigger than a king. Same thing has happened with Qasim Nazvi. He is also a Aligarh educated person and in fact I'm telling you, education has nothing to do with the atrocities what they have committed. People are all learned people. People are all educated people, and educated people have conducted the atrocities in the name of religion on the people of this part of the city. ऐसा हुआ था उस जमाने में. And then कासिम रज़ी ने एक 2 लाख लोगों की फौज खड़ा किया था, and most of them from Arab and other parts of the world, and also from other parts of country who came over here. They were well equipped, and people started getting, they started giving donations to Pakistan. They started using Simon, one of the Australian person, to get the what do you call that, all the arms and ammunition जो भी हथियार चाहिए थे वो बाहर से मंगा के स्मगलिंग कर रहे थे। वही टाइम में वंदे मातरम रामचंद्र जी he used to give all the information to के मुंशी जी कि what is happening. No, these people used to give, आर्य समाज लोग पूरा इंफॉर्मेशन भी शेयर करते थे कहाँ पे क्या हो रहा, what is the information about the within this stage, how these people are, though they signed the standstill agreement. निजाम ने स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट किया था, बट ही वाज गोइंग अगेंस्ट दैट स्टैंडस्टिल एग्रीमेंट। यहाँ पे हमने जब से बड़ी बड़ी घटना देखी, वैरनपल्ली की या अपना September 2nd के इंसिडेंट्स एंड ऑल दोस थिंग्स, एंड पीपल आर वेक्स्ड टू टेक दैट पाथ ऑफ वायलेंस टू रेज रज़ाकार्स, बट देयर वाज नो चॉइस। घरों को आके जलाया जाता था, औरतों के गहने लेते थे, मंगलसूत्र वाज नॉट इवन स्पेड, ऑल योर entire property was looted. There was no choice. People have left these places. Most of them have left these places.
एंड वो टाइम में जब ये हुआ था, देन ऑपरेशन पोलर स्टार्टेड, देन वहाँ पे जिन्ना जी की वहाँ पे डेथ हो गई थी, जिन्ना का। देन उसके बाद यहाँ पे ऑपरेशन पोलो स्टार्ट हुआ, September 13th it has started, and within 4-5 days they have surrendered, and then Nizam accepted his defeat. It was not a easy and painful. People think that पटेल जी ने आर्मी भेज दिया, यहाँ के लोगों को मुक्ति मिल गई, ऐसा नहीं होता। हैदराबाद मुक्ति आंदोलन में बहुत सारे घटना घटी जिसको यहाँ पे छिपाया गया, दबाया गया। इट्स वेरी अनफॉर्चुनेट। अभी तो भी लोगों को मालूम होना चाहिए कि हैदराबाद में क्या क्या घटना घटी एंड यहाँ के लोग ने कैसे कैसे प्रॉब्लम्स फेस किया टू गेट द फ्रीडम, और आई विल से लिबरेशन फ्रॉम दिस निजाम। बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? नहीं, हमारा चर्चा जो चल रहा है वो कालक्रम से नहीं चल रहा है। तो कालक्रम कैसे हो रहा है कि 48 तक जा रहे, फिर 38 तक आ रहे, ऐसे नहीं है। इतिहास में कैसे है कि एक जैसे निजाम अली का आना, फिर प्रतिबंधों का होना, फिर सत्याग्रह, और इसी क्रम से हमें चलना चाहिए। ठीक है, मैं अपनी बहुत बात संक्षेप में रखूंगा। देखिए कि जैसे कि मैंने खिलाफत के समय में बात की कि इस्लामी तुष्टीकरण हावी था, तो इस्लाम का यहाँ पे इस्लामिक स्टेट बनाने के लिए निजाम की ओर से उसमें एक प्रोपोगंडा तैयार किया गया था, सिद्दीकी दीनदार का प्रोपोगंडा। सिद्दीकी दीनदार एक ऐसा व्यक्ति था जो खुद को हैदराबाद में चन्न बसवेश्वर का अवतार के रूप में प्रस्तुत कर रहा था। देखिए, 12वीं सदी में दो महापुरुष ऐसे हुए, एक तो संत ज्ञानेश्वर और महात्मा बसवेश्वर। दोनों ब्राह्मण कुल उत्पन्न होकर भी एक बहुत बड़े समाज सुधारक बने। तो महात्मा बसवेश्वर ने 12वीं सदी में अनुभव मंडप के माध्यम से अंतरजातीय विवाह करके अंतरजातीय विवाह कराए, और अनुभव मंडप में महात्मा बसवेश्वर जी ने सभी जाति के लोगों को अपने पंथ की दीक्षा दी थी। तो वो यहाँ इस स्टेट में लिंगायत समाज का बहुत ज्यादा प्रभाव है। बहुत महात्मा बसवेश्वर के फॉलोअर्स पहले भी थे, अब भी हैं। तो उस समय ये खुद को चन्न बसवेश्वर का अवतार कह के प्रस्तुत करने लगा, और उसने एक पुस्तक लिखी थी, सरवरे आलम। इस पुस्तक में वो राम और कृष्ण के चरित्र पर बहुत से अभद्र टिप्पणियां करता है। तो इसमें इसके वो क्या कहता था कि लिंगायतों से जब मिलने जाता था तो दिन में हिंदुओं के वेश में जाता था, और रात में मुसलमानों से जब मीटिंग करता था तो मुस्लिम वेश में करता था। आर्य समाज के पंडित मंगलदेव जी, फिर शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी जी आदि ने इनके साथ शास्त्रार्थ करके इसका भंडाफोड़ कर दिया था। और बहुत लंबे समय बाद आर्य समाज के प्रख्यात उपदेशक मास्टर लक्ष्मण राव आर्य उपदेशक जी ने खंजीरे जालिम नाम की एक पुस्तक लिखी। उसमें सिद्दीकी दीनदार के इस प्रोपोगंडा को उजागर किया गया। दूसरी मैं बात कहना चाहूंगा कि हैदराबाद में पंडित शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी जी जब आए थे, तब उनकी महाराजा किशन प्रसाद के साथ जो भेंट हो गई वो बड़ी महत्वपूर्ण थी। क्योंकि मैंने जैसे कहा कि निजाम किसके डायरेक्शन में चल रहा था, हसन निजामी के डायरेक्शन में चल रहा था। हसन निजामी वह व्यक्ति है जिसने स्वामी श्रद्धानंद के हत्यारे को अब्दुल रशीद को अपॉइंट किया। निजाम ने रशीद के परिवार को 1948 तक पेंशन दिया, और मिलिट्री शासन में मेजर जयंत चौधरी ने उस पेंशन को बंद किया था, जयंत चौधरी ने। तो ये क्या था, इसने हसन निजामी ने हिंदू प्रधानमंत्री महाराजा किशन प्रसाद को बरगलाए रखा था। तो राज्य की बड़ी प्रजा ऐसी सोचती थी कि अब क्या होने वाला है कि किशन प्रसाद किसी भी समय में मुसलमान हो सकते हैं। तो आर्य समाज के कार्यकर्ताओं ने महाराजा किशन प्रसाद जी से शास्त्रार्थ महारथी पंडित रामचंद्र देहलवी की भेंट कराई। 2 दिनों तक चर्चा होती रही, और इस चर्चा का यह निष्कर्ष निकला कि महाराजा किशन प्रसाद जी ने एक आर्टिकल पब्लिश किया, हिंदू भाइयों से किताब नाम से, और उसमें वो लिखते हैं कि मैं शुद्ध हिंदू हूं और हिंदू ही रहूंगा। राज्य के इतने बड़े व्यक्ति को धर्मांतरित होने से आर्य समाज ने बचाया, तो उसका कारण शास्त्रार्थ महारथी रामचंद्र देहलवी जी थे। इनका कुरान पर इतना अच्छा वर्चस्व था कि मुसलमान मुल्ला मौलवी भी ऐसा कहते थे कि या अल्लाह तूने इल्म भी दी है तो किस काफिर को दी है। इतने कुरान की आयतों पे सुस्पष्ट विचारण रामचंद्र देहलवी जी का था। एक समय ऐसा आया कि सिकंदराबाद की मस्जिद में रामचंद्र देहलवी जी गए, तो वहां के सैयद कासिम नाम का मौलवी था। उसने रामचंद्र देहलवी जी से कहा कि देहलवी जी, आप तो आप मस्जिद के दायरे में आए हो, अब कुछ ही दिनों में आप मुसलमान बनोगे। तो उन्होंने कहा कि कासिम जी, अभी हम दोनों की चर्चा के लिए हमारे मेज पर एक घंटी रखी है,
आप तो मस्जिद में घंटी बज रही है, एक समय ऐसा आएगा कि मस्जिद में वेद मंत्र भी गूंजेगा। तो ये साहस प्रजा में आर्य समाज के इन शास्त्रार्थ महारथियों ने निर्माण किया। और रामचंद्र देहलवी जी संयोगवश महात्मा गांधी से एक जेल में मिलने गए। तो गांधी ने कहा, क्या लेने आए हो? इस पर रामचंद्र देहलवी जी ने उत्तर दिया, हम तो लेने नहीं देने आते हैं जी। तो इस्लाम के इन घटनाओं ने यह सिद्ध कर दिया था कि निजाम किस पद्धति से सुनियोजित तरीके से चल रहा था। उसने नगरों के नाम बदलवा दिए। अभी हमारे महाराष्ट्र के औरंगाबाद का नाम अभी छत्रपति संभाजी नगर हुआ है। उस्मानाबाद का अभी नाम बदल के धाराशिव हुआ है। पहले अंबाजोगाई का नाम इन्होंने मोमिनाबाद कर दिया था। सभी नगरों गांवों के इसने नाम बदल दिए। हिंदू पुस्तकों पर बैन लगा दिया। कोई छत्रपति शिवाजी महाराज को नहीं पढ़ सकता, कोई दुर्गादास को नहीं पढ़ सकता, कोई महाराणा प्रताप को नहीं पढ़ सकता। तो इनके सरवरे आलम आदि सभी पुस्तकें प्रचलित होने लगी। बुद्ध शिकन आदि निजाम राज्य में बहुत सा लिटरेचर प्रसिद्ध किया जाता था। निजाम के खास 3 न्यूज़पेपर थे, एक रहबरे दक्कन, सुबह दक्कन, अल आजम। ये निजाम के प्रोपोगंडा को हैदराबाद संस्थान में ज्यादा फैलाते थे। निजाम की अपनी 2 न्यूज एजेंसी थी, खुद की न्यूज एजेंसी। भारत में जैसे आप पीटीआई काम करती है, प्रेस ट्रस्ट ऑफ इंडिया, आप उसी धरती पे देखिए, उस समय में उसके पास 2 न्यूज एजेंसी थी। पहली थी दक्कन न्यूज एजेंसी और दूसरी का नाम था एशियाटिक न्यूज एजेंसी। इस न्यूज एजेंसी के माध्यम से पूरा उसने होल्ड एंड कंट्रोल इस्लामिक प्रचार पर इस राज्य में इस तरह बिठा दिया था कि स्कूलों में, जेलों में हर तरफ तबलीग चल रही थी। निजाम का बर्थडे आया तो कितना तबलीग हुआ। हर अधिकारी को तबलीग का साप्ताहिक रिपोर्ट भेजा जाना अनिवार्य था। आप निजाम के सभी सर्कुलर को आप ध्यान से पढ़ोगे तो हिंदुओं पे कितने प्रतिबंध थे। आप जुलूस नहीं निकाल सकते, आप आर्य समाज में सत्संग नहीं कर सकते, आप हवन कुंड नहीं बिठा सकते, आप आर्य समाज के ऊपर ओम का ध्वज नहीं बिठा सकते। इतने प्रतिबंध। आप व्यायामशाला नहीं खोल सकते। देखिए, मैं कुछ सुनाता हूं आपको, अगर आप मुझे समय दे तो। सिद्दीकी दीनदार के व्याख्यान के अंश में बताता हूँ। 24/12/1921 को उसने व्याख्यान दिया, ए मुसलमानों, अल्लाह के नाम पर युद्ध करो। जो तुम्हारे विरोधी हो और तुम्हारे मजहब की निंदा करे, उन काफिरों को कत्ल कर दो। 25/12/21 को फिर स्पीच देता है, कहता है, दुनिया में जितने भी काफिर हैं सब मुसलमानों के दुश्मन है। जब तक मुसलमान न बन जाए तब तक वे हमारे मित्र नहीं बन सकते। 26/12 को और एक स्पीच देता है, उसमें वो कहता है कि कुरान में 500 आयतें ऐसी हैं जो काफिरों पर विजय प्राप्त करने, उनको काबू करने के लिए, उनका कत्ल करने के लिए हमें प्रोत्साहित करती है। ए मुसलमानों, तुम क्यों डरते हो? अब देखिए इसका परिणाम क्या होगा। और महजबी का एक आदेश है मेरे पास, 12 अवध निशान 664 फसली 1324 फसली का। इसमें कहता है, खुदा के फजल से हम मोमिन हैं, जिंदा रहते हम गाजी हैं और मरने पर हम शहीद होते हैं। आजकल मैं बहुत से मुस्लिम घरों पे नाम देखा, गाजी मंजिल ऐसे लिखते हैं। तो आप देखिए धार्मिक विचारों की कट्टरता को पहचानिए। बांग्लादेश में क्या हुआ, आज यूरोप जल रहा है, फ्रांस परेशान है, लंदन का बुरा हाल है। आप यूरोप कंट्री पछता रहे हैं शरणार्थियों को शरण देके। क्यों? इसके पीछे क्या है? इसके पीछे एक वैचारिक विचारधारा है। तो इन्होंने हिंदुओं के 4000 स्कूलों को आते ही निजाम ने बंद कर दिया था। और उसमें एक नोटिस भाई बंसीलाल जी को आई थी, 21 अमरदास 1342 फसली। वो लिखता है, नाजिर सदर कोतवाली ने सूचित किया है कि तुम गुलबर्गा प्रांत के स्कूलों के इंस्पेक्टर की आज्ञा के बिना स्कूल नहीं खोल सकते। इसका उल्लंघन करोगे तो 164 धारा के अनुसार तुम्हारे विरुद्ध कार्रवाई होगी। 1 सप्ताह के भीतर स्कूल की अनुमति प्राप्त करो या स्कूल बंद करो। हैदराबाद में हिंदू महासभा हो, आर्य समाज हो या कोई भी धार्मिक लिंगायतों का किसी भी प्रकार का संगठन हो, कोई भी स्कूल नहीं खोल सकता था। अखाड़ों पर प्रतिबंध। एक हमारे यहाँ से कासार शीर्षी नाम का एक गांव है, वहां पे एक अखाड़ा खुला था, उनको नोटिस आया था, तुम्हें सूचित किया जाता है कि कासार शीर्षी में एक व्यायामशाला की स्थापना के लिए आर्य समाज के मंत्री भीमाशंकर को आज्ञा दी गई है। वह राज्य की आज्ञा से अब रद्द कर दी गई है। पुलिस सब इंस्पेक्टर को हुक्म दिया जाता है कि वह निगरानी रखे। इस प्रकार से हिंदुओं की व्यायामशालाओं को बंद किया, अखाड़ों को बंद किया। निजाम को यह कतई मान्य नहीं था कि हिंदू किसी भी प्रकार से सशक्त हो, बल्कि उपासना करे, वो केवल कटे कन्वर्टेड हो। 85% प्रजा को उसको मुस्लिम में कन्वर्ट करना था। धार्मिक प्रतिबंधों में आप देखेंगे तो आपको नए पुराने जुलूस आप निकल नहीं सकते थे। दशहरे के जुलूस पर हड़ीखेड़ के तहसीलदार ने बयान लगा दिया और उसने ये कहा
कि यह एक नया धार्मिक जुलूस है, अतः इसको नहीं निकाला जा सकता। हड़ीखेड़ का सर्कुलर मेरे पास है। गणपति का उत्सव हैदराबाद में बंद किया गया। आर्य समाज के सत्संग वार्षिक उत्सवों को बैन किया गया। नगर कीर्तनों को बैन किया गया। इसके साथ ही 13/11/1326 फसली के सर्कुलर के अनुसार हैदराबाद जिला और नगर में हिंदू अपनी पूजा बिना गाजे बाजे के करे। वरकम्मा देवी का जुलूस, मुझे पता नहीं है, शायद देवेंद्र जी जानते हो, वरकम्मा देवी का जुलूस बगैर वाजे गाजे के साथ निकाला जाए। जागीरदार और पैगा में इन आदेशों को लागू किया जाए। ईशा शरीफ अर्थात मुहर्रम का महीना आया तो कोई हिंदू विवाह नहीं कर सकता था। एक नोटिस आर्य समाज हुमनाबाद के मंत्री को मिला। मुझे पुलिस पटेल से खबर मिली है कि आपके यहाँ पे सरकारी आदेशों और सर्कुलर के विरुद्ध ईशा शरीफ के महीने में विवाह किया गया है। विवाह करने वाले की जानकारी भेजो ताकि उसके विरुद्ध कार्रवाई की जा सके। आर्य समाज के सत्संगों पर प्रतिबंध था। 11 खुर्दात 1247 फसली। नायब कोतवाल सीआईडी हैदराबाद लिखता है, आर्य समाज सुल्तान बाजार आपने साप्ताहिक हवन और प्रार्थना करने वाले हैं और पंडित देवेंद्र नाथ जी को बुलाया है, अतः आपको प्रवचन की अनुमति नहीं दी जाती थी। ऐसे सैकड़ों हवन कुंडों पर प्रतिबंध, अखाड़ों पर प्रतिबंध, आप स्कूल नहीं खोल सकते, आप ये नहीं कर सकते, इतने प्रतिबंध थे कि हिंदू प्रजा का जीना मुश्किल था। लेकिन कांग्रेस ने 48 के बाद इस इतिहास को छुपाया। केवल स्वामी रामानंद तीर्थ, स्टेट कांग्रेस और कम्युनिस्टों को फोकस किया गया। किसी ने भी हिंदू महासभा, हिंदुओं के अत्याचार और आर्य समाज और उसके बलिदान की चर्चा नहीं की। बहुत बहुत सच कह रहे हैं आप, क्योंकि अब तक मुझे यह पता नहीं था। क्योंकि अब मैंने दोस्तों ये 2 भागों में आएगा ये वीडियो, यानी कि एक हिंदी का है और एक अंग्रेजी में भी आएगा, क्योंकि इसमें जो एस्पेक्ट जो हम डिस्कस कर रहे हैं बहुत अलग है। बहुत ही गहरी एक हिस्ट्री बनी है यहाँ पर हैदराबाद में। जो मैं तो देखिए, मैं करीब 20 से 25 साल वहां रहा हूँ, लेकिन मैं इतना इसको एहसास मुझे इतना नहीं हुआ। मानता हूं कि जब मैं बहुत ही छोटा था तो बहुत से मंजिल रहते थे, जैसे कि फलकनुमा में या मीरा आलम बाग में या कोठी कहते थे उसको, सुल्तान बाजार में रेजिडेंसी कहते हैं ना आजकल, वो उसका नाम रेजिडेंसी भी था, यानी कि ब्रिटिश का रेजिडेंट वहां रहा करता था। एक प्रश्न आप दोनों से पूछना है, जिस एक मिनट आंसर, उसके बाद हम इसको संपूर्ण करते हैं। क्वेश्चन टू यू देवेंद्र जी, रेजिडेंस यानी ब्रिटिश लोग क्या कर रहे थे इस बीच में? उन्होंने नहीं देखा ये सब क्या हो रहा है? I'll tell you one thing. Usman Ali was not an independent king. He used to report to residents, Britishers. Britishers are army in Secunderabad, and British residents used to stay in currently Koti Women's College. Yeah. Okay. What we are seeing is Sultan Bazar, अपना जो आर्य समाज का एरिया है या जो भी वहाँ पे था ना, they all grow because वहाँ पे British का एरिया था. In fact, people are not even aware कि 1857 में यहाँ पे कांड हुआ था. First war of independence था ना यहाँ पे. So Turrewaz Khan, he has revolted, and that's the reason we have this troop bazaar there. In fact, there is one still, cannon is still there at the residence. He used to just report to them. That's the reason I got 4 speeches of my grandfather because of those documentation, what they have done. They sent all the reports to the British residents. And we all know that Britishers left India in 1947. And this standstill agreement, everything has happened with Lord Mountbatten. People are aware what's happening. But they just kept it aside because they had some other challenges which they were looking at. They were engaged with 1942 war and all those things. All those things how they were engaged. बहुत बहुत धन्यवाद। हर्षवर्धन जी, 1 मिनट। मैं इसमें सत्याग्रह के संदर्भ में एक पुष्टि जोड़ना चाहता हूं कि महात्मा गांधी आर्य समाज के सत्याग्रह के पक्ष में कभी नहीं थे। उन्होंने जब आर्य समाज का सत्याग्रह शुरू हुआ तब उनकी एक टिप्पणी आई थी हरिजन में। वो कहते हैं कि आर्य समाज का सत्याग्रह यानी बेवक्त की शहनाई है। जिसके घर में कोई शादी नहीं है तो आर्य समाज ये शहनाई बजा रहा है। तो 20/2/1938 का हरिजन का अंक है मेरे पास, जो जिसमें गांधी लिखते हैं, हैदराबाद में आर्य समाज और हिंदू महासभा ने कांग्रेस के उद्देश्य सर्वथा भिन्न सत्याग्रह शुरू किया है। आर्य समाज का सत्याग्रह विशुद्ध धार्मिक है क्योंकि आर्य समाज धार्मिक अधिकारों के लिए लड़ने जा रहा है। हिंदू महासभा आर्य समाज की सहायता कर रही है, इसलिए इस लड़ाई पर सांप्रदायिकता का रंग चढ़ गया है। तो गांधी ने हिंदुओं के इस दमन की कभी भी बात नहीं की। और वो गांधी आगे लिखते हैं कि मैंने इस संदर्भ में आज तक एक शब्द नहीं कहा, मैंने हैदराबाद के संदर्भ में एक लाइन तक नहीं लिखी,
किस लिए नहीं लिखी? तो मैं अब तक मौलाना अबुल कलाम आजाद के मशवरे पे चल रहा था। जब सत्याग्रह समाप्त हुआ अगस्त 1939 के हरिजन के अंक में, जब घनश्याम सिंह गुप्त जी गांधी जी से मिले, पंडित गंगा प्रसाद जी ने रिपोर्ट दी, तब गांधी जी ने फरवरी 1939 के अंक में आर्य समाज के सत्याग्रह को उचित ठहराया था। देखिए, भारत में बहुत बड़ी विडंबना है। आप जब बांग्लादेश में हुआ है, यूरोप में हो रहा है, यूएस में हो रहा है, अब जहां-जहां ये जैसे कट्टरतावाद बढ़ते जाएगा, तब लोगों को ये एहसास होता जाएगा कि हमारे ही लोग किस प्रकार से हमारे इतिहास का दमन कर रहे हैं, हमारी घटनाओं को छिपा रहे हैं और किस प्रकार से हमें ही हिंसक सिद्ध। उस समय के गांधी तुष्टिकरण करते थे और इस समय के गांधी संसद में खड़े होकर हिंदुओं को कहते हैं कि हिंदू तो हिंसक है और उनके पीछे ताली बजाने वाले भी हिंदू है। मुझे बड़ा आश्चर्य होता है, मैं इतिहास का रिसर्चर हूँ, कि क्या विडंबना हमारे देश की इस ओर की है। चलिए मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद हर्षवर्धन जी, देवेंद्र जी। और दोस्तों, आपसे छोटी सी विनती है, यह एक श्रृंखला का प्रारंभ है। मैं मानता हूं कि मैं टाइम टू टाइम आप लोगों को वापस मैं पुनः आपको आह्वानित करूंगा कि कोई एक मुद्दे पर टॉपिक लेकर उस पर थोड़ा सा विस्तार से हम देखें। तो अब बहुत बहुत धन्यवाद आप दोनों को, महाशयों को। और प्लीज व्यूअर्स, इसको आप शेयर कीजिएगा और अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब ना किया तो अवश्य कीजिएगा। नमस्कार।